हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग 8वां चैप्टर पवन, तूफान और चक्रवात इसे पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, जब भी आप लोग इस वीडियो को देखें तो कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें इतनी मतलब कि एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत सारी इसमें बातें कही गई हैं, बहुत सारी जो है इसमें जो है पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उसे नोट डाउन करिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और इसमें हम हाईलाइट करने की भी कोशिश करेंगे, और एंड में से जो अभ्यास इसमें जो दिया गया है इसे करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज की जो ये वीडियो है वो एक घटना से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो घटना है वो क्या है। उड़ीसा उड़ीसा जो है, उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोनिक चक्रवात ने पार किया, और इस चक्रवात का जो पवन वेग था यानी कि विंड वेलोसिटी थी वो 200 किलोमीटर पर आवर था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष सेम ईयर 1999 में ही 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आवर का जो है तूफान फिर से आया। और पहले जो है पहला जो आया था यानी कि 18 अक्टूबर को 200 किलोमीटर पर आवर का, और दोबारा जब आया तो 260 किलोमीटर पर आवर का जो है तूफान पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया, और इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई, ठीक है। जब दोबारा बार वाला जब आया तो लहरें भी साथ में जो है 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें तट से टकराई। हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इससे क्या हुआ कि जब समुद्री लहरें जो है टकराई होंगी, वो पानी फिर जो है वहाँ की जो स्थल वाला जो एरिया होगा वहाँ जा करके वो भर गया होगा पूरे उड़ीसा में, ठीक है, जहाँ जहाँ वो जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि कई सारे जो है लोगों ने अपनी जान गंवाई, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई, क्योंकि इसमें देखा था कि हम लोग ने 45,000 जो है घर तबाह हो गए थे, 7 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए थे। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, यातायात जो है वो, संचार और विद्युत सप्लाई जो है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। यहाँ पे नीचे इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है कि ये सैटेलाइट की पिक्चर है, ठीक है। उपग्रह से ली गई ये पिक्चर है, जो उड़ीसा के समुद्र तट से जो चक्रवात टकराया था उसकी ये पिक्चर है। तो क्या है कि ये जो घटना थी, इससे हमें हमारे जो जहन में एक जो क्वेश्चन आता है वो क्या है कि ये जो चक्रवात हैं वो क्या होते हैं। मतलब पहला तो यही हो गया कि चक्रवात होते क्या हैं, ये पहला प्रश्न उठा। उसके बाद ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। तो इसी अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्न जो हैं उनके उत्तरों को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से इसे आरंभ करेंगे। यानी कि चक्रवात की बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं उसे अगर हमें जानना है तो हम क्या करेंगे कि जो वायु द्वारा कुछ क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उससे हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में हमें हमारी सहायता करेंगे। तो यहाँ पे क्रियाकलाप स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि जो गतिशील वायु होती है वही क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। तो कह सकते हैं कि मूविंग विंड जो होती है वही पवन कहलाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और हमारा जो पहली हेडिंग होगी वो होगी वायु दाब डालती है। तो वायु के द्वारा ही, वायु की ही जो बेसिक नॉलेज है उसी से ही हम चक्रवात और जितने भी बड़े बड़े जो तूफान हैं उनके बारे में भी हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमारा क्रियाकलाप होगा उसमें उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे सावधानी दी गई है। क्या है, जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए, और ऐसा करते समय इस तरीके के क्रियाकलाप अगर हमें करना है तो परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं उनकी उपस्थिति में करें या फिर शिक्षक की उपस्थिति में करें। कहने का मतलब यह है कि चाहे हम मतलब कि कुछ गर्म चीज़, चाहे वो आग के संपर्क में जा रहे हों या चाहे कोई पानी गर्म कर रहे हैं या कुछ भी हो, कोई भी ऐसी गर्म चीज़ जिसका हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने बड़ों के संपर्क में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना से हम बच सकें। तो देखिए इस क्रियाकलाप में क्या चीज़ें हैं। इस क्रियाकलाप में हमें पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ढक्कन वाला टिन का एक डिब्बा लेंगे, इससे पानी से लगभग आधा भर लेंगे। उसके बाद डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म करेंगे जब तक कि पानी उबलने ना लगे तब तक हम उसे गर्म करेंगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। अब क्या है, पानी जब उबलने लग जाए तो इसको कुछ मिनट तक ही उबलने दें। उसके बाद मोमबत्ती को हम बुझा देंगे। तत्काल ही डिब्बे का जो ढक्कन है वो कस कर बंद कर दीजिए।
फिर उसके बाद जब डिब्बे का ढक्कन हम कस के एकदम बंद कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इस डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरा जो पात्र है उसमें रखें या फिर वॉश बेसिन जो है उसमें रख दें। जिससे क्या होगा, और फिर उसके बाद जब डिब्बे को उसमें रख देंगे तो डिब्बे पर ठंडा पानी डालेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आया है। तो आइए यहाँ पे एक पिक्चर है उसे देख लेते हैं। तो देखिए ये जो पिक्चर दिखाई गई है, इस पिक्चर में बर्नर के ऊपर रख करके टीन के डिब्बे को गर्म किया गया है और फिर उसके बाद जब इसमें पानी जो इसमें भरा हुआ था जब वो उबलने लग गया तो इसको नीचे उतार करके इसको वॉश बेसिन या किसी भी पात्र में रख करके जब इसके ऊपर ठंडा पानी डाला गया तो इसका स्ट्रक्चर देखिए ये कैसा हो गया, ठीक है, इसके शेप में चेंज हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि ये देखिए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो गया। मतलब यहाँ पे हमें ये अनुमान लगाना है कि जो डिब्बे का आकार जो चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है। यदि आपको टिन का डिब्बा ना मिले तो आप अब यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जितने भी क्रियाकलाप होंगे उनमें जितने भी क्वेश्चंस ऐसे उठ रहे हैं जिनका हमें आंसर नहीं मिल रहा है, जो दे पा रहे हैं वो तो दे ही देंगे, जो नहीं मिल रहा है वो आगे जा करके वो पूरी तरीके से जो है वो सारे क्रियाकलाप के एंड पर वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है कि नेक्स्ट यहाँ पे है कि यदि आपको टिन का डिब्बा ना मिल पाए तो आप क्या करेंगे, तो प्लास्टिक की बोतल लेंगे, इसमें क्या करेंगे, जल जो गर्म जल होगा इसमें भर के फिर बोतल को तुरंत खाली कर देंगे और खाली करने के बाद तत्काल तुरंत ही उसे कस कर बंद कर देंगे। अब बोतल को नल के बहते पानी जो है उसमें रख देंगे, ठीक है, नल से जो ठंडा पानी बह रहा होगा उसके नीचे इसको रख देंगे। तो हम क्या अनुभव करेंगे, हम उसमें जो कुछ अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं उसे याद करने का प्रयास करेंगे। जो भी हम देखेंगे जब उसमें पानी डालने के बाद जो भी हमें इसमें चेंज दिख रहा होगा उसे हम याद करेंगे और उससे पहले अगर कुछ हुआ होगा तो उसे भी याद करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें पता चलें कि जो है जब पानी गर्म हुआ तो कुछ एयर का यहाँ पे हमने कुछ प्रसार वगैरह देखा, ठीक है, जिसका जो भी बस हमें कुल मिला के एंड में हमें खाली इतना पता चला कि जो शेप था यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो शेप था, ठीक है, गर्म से जब ठंडे में किया गया तो उसमें परिवर्तन हो गया, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो चाहे वो टिन का डिब्बा हो, ठीक है। आगे देखते हैं, जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायता देती है। बिल्कुल, हमारी पतंग अगर उड़ पा रही है तो पीछे से जो पवन उसके ऊपर प्रेशर लगा रही होगी उसी के द्वारा ही उड़ पा रही है, तो इसमें सहायता देती है। यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा यदि पवन उस दिशा के विपरीत में हो। मतलब हम किसी नाव में बैठे हुए हैं, उसे चलाने के लिए हम ऐसी दिशा में जो है जा रहे हैं कि पवन की जो दिशा है यानी हवा की जो दिशा है वो हमारी जाने की दिशा के विपरीत दिशा में है। तो क्या नौका को ले जाना जो है जो चाह रहे हैं क्या वो आसान होगा, मतलब ले जा सकते हैं। तो हमें तो लगता है कि कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी कि विपरीत दिशा में अगर हम उसके जाने की कोशिश करें पवन के, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है। बिल्कुल होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमको अभ्यास में जो क्वेश्चंस हैं उनके तौर पे भी हमको ये मिलेंगे और इन्हें हमें सॉल्व भी करना होगा। आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। ये तो हम सभी लोग जो चलाते होंगे उन सबको ये पता है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ये भी जानते हैं। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है। ट्यूब के भीतर जो हवा भरी है उसका क्या काम है। अपने मित्रों के साथ मिल करके इस पर जो साइकिल की ट्यूब में जो हवा है वो कैसे भरेगी, इसका क्या काम होगा, क्या क्यों ये भरी जा रही है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे यहाँ पे हमने ये देखा कि जो भी हमने क्रियाकलाप किए थे अभी तक के जितने किए थे उसमें क्या क्या चीज़ें हमको जानने को मिली। ये सभी अनुभव हमें ये आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। अगर हम देखें तो हमने अभी तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे थे तो उसका किसी का शेप चेंज हो रहा था, तो किसी को शेप को सही करने के लिए हवा भरी जा रही थी, तो पतंग के उड़ने या फिर और जितनी भी चीज़ें थी उनमें हमने यही देखा कि हवा प्रेशर लगा रही थी। जो कुछ भी हो रही थी घटना वो सब प्रेशर के चक्कर में हो रही थी। तो इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियाँ, यही जो दाब हवा के द्वारा जो लगाया जा रहा है इसके कारण ही वृक्षों की जो पत्तियाँ हैं या बैनर अथवा झंडे जो लहराते रहते हैं, ठीक है, उन सब के लहराने, बैनर के लहराने, वृक्षों की पत्तियों के फड़फड़ाने की जो है आवाज़ें हैं जो जिसकी वजह से ये फड़फड़ा रही हैं, ठीक है, तो वो सब पवन के कारण जो दाब पड़ रहा होगा उसी के मूविंग विंड के कारण जो प्रेशर पड़ रहा होगा उसी की वजह से है। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं। अगर आपने कोई अन्य अनुभव इसके अलावा भी कोई एक्सपीरियंस किया है तो उसे भी बता सकते हैं जो ये प्रदर्शित करे कि वायु जो है वो प्रेशर डालती है। आइए अब हम ये समझने का प्रयास करें। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था डिब्बे वाला, बॉटल वाला, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं।
हम ये समझने का प्रयास करें कि डिब्बा अथवा बॉटल विरूपित क्यों हो गया था, क्यों उसकी शेप में चेंज हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है। क्या होता है कि जब डिब्बे के ऊपर से पानी डाला जाता है, ठीक है, अंदर तो गर्म पानी है, तो गर्म पानी है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या हो रही होगी, भाप निकल रही होगी, मुसलसल उसमें से जो है भाप ऊष्मा के रूप में निकल रही होगी। ये जो भाप होगी, जो क्योंकि अभी उसमें अच्छा खासा स्पेस है, तो जब हम ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे तो इसको बाहर का कुछ इन्वायरमेंट ठंडा लगेगा, तो ये जो भाप ऊपर उड़ करके गई होगी इस बर्तन के पानी के जल से ऊपर, तो वो जो है उसमें वो संघनित हो जाएगी और जल की बूंदों के रूप में हो जाएगी, ठीक है, जिससे भीतर की जो वायु अंदर यानी पात्र के अंदर की जो वायु है उसकी मात्रा जब, क्योंकि जो जलवाष्प होती है वो वायु का अंश होती है, अब यहाँ पे जलवाष्प क्या हो रही है, संघनित होकर के बूंदों में कन्वर्ट हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है वायु की मात्रा में तो कमी आ जाएगी, तो इस तरीके से वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायु की मात्रा जब कम हुई तो इसका प्रेशर भी कम हुआ, तो डिब्बे के भीतर वायु का दाब जो है वो डिब्बे के बाहर जो वायु का प्रेशर पड़ रहा था उससे कम हो जाता है, और दाब के इस अंतर के कारण ही जो है डिब्बा जो है वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो यही था कि दाब के प्रेशर की, जब कोई भी चीज़ अपनी शेप में अगर बनी हुई है तो वो इसी वजह से बनी हुई है कि इसमें अंदर लगने वाला प्रेशर और बाहर लगने वाला प्रेशर दोनों ही बराबर कंडीशन में, जैसे ही दोनों में से किसी एक में भी कमी आई, मान लीजिए अंदर में कमी आई, तो वो जो है बॉटल जो है वो पिचक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाती है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो विंड वेलोसिटी है, विंड वेलोसिटी अगर वो बढ़ेगी तो वो जो है वायु की जो प्रेशर है, विंड का जो प्रेशर है उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेग बढ़ेगा तो वायु दाब घट जाएगा। इसे कई सारे क्रियाकलाप यहाँ पे दिए गए, उनके द्वारा हम करके इसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पहला क्रियाकलाप जो है 8.2 का, इसमें क्या करेंगे, कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख के कम अमाप की गेंद जैसा आकार बनाएंगे। जैसे बोतल जो होती है उसका जैसा मुंह होता है उससे छोटे आकार का, कि उसका जो सर्किल जैसा मुंह है उससे छोटे आकार की एक छोटी सी गेंद बना देंगे कागज की। फिर क्या करेंगे, खाली बोतल को पकड़ करके इसके मुंह के पास कागज की गेंद को रख देंगे। अब हम फूंक मारेंगे कि जो गेंद है वो बोतल के अंदर चली जाए, तो इसलिए हम फूंक डालेंगे कि ताकि वो उसके अंदर चली जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पिक्चर में जैसे दिखाया गया है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे जब फूंक मार रहे हैं तो फिर क्या कंडीशन होगी, तो देखिए इस क्रियाकलाप को विभिन्न अमाप की बोतलों के स्थान के साथ करने का प्रयास करें। मतलब यहाँ पे है, ये क्रियाकलाप का भी आंसर नहीं दिया गया कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, बस यहाँ पे ऐसे ही 2-3 क्रियाकलाप होंगे, एंड में आकर के सबको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल बस इस एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि कई सारी बॉटल्स के साथ हम ये कर सकते हैं अलग अलग अमाप के थ्रू, ठीक है। तो बस उसकी जो जैसा बॉटल का मुंह होगा उससे छोटी हम कागज़ की बॉल बना देंगे, उसको इसमें रखेंगे और फूंक मारेंगे ताकि जो है वो जो बॉल है वो बॉटल के अंदर चली जाए, ठीक है। उसके बाद कि वो जा रही है कि नहीं जा रही है, तो यहाँ पे पहेली और बूझो ये चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें। यहाँ पे एक प्रश्न है जिस पर वो पहेली और बूझो विचार है कि इस पर हमें विचार करना चाहिए। कागज़ की जो हमने गेंद बना रखी है उसको फूंक मारकर बॉटल में डालना कठिन क्यों है, इस क्वेश्चन पर हमें विचार करना है। इन सब का आंसर हमें एंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्रियाकलाप हमारा है गुब्बारे को फुलाना। तो देखिए इसमें क्या करना है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में है लगभग समान अमाप के 2 गुब्बारे, ऐसे गुब्बारे लेने हैं जिनका शेप एकदम सेम होगा। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लेंगे, फिर दोनों गुब्बारों को फुला करके प्रत्येक को धागे से बांध देंगे, दोनों ही को ही फुला देंगे और प्रत्येक को धागे से बांध देंगे। गुब्बारे को साइकिल के जो स्पोक होते हैं, साइकिल की जो तीली होती है उससे या फिर किसी भी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लटका देंगे। जो कि पानी है, पानी थोड़ा थोड़ा जो हमने भर रखा है ना, तो उससे एक ही जगह पे वो लटके रहेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों गुब्बारों के बीच स्थान में हम फूंक मारेंगे। दोनों गुब्बारों को जिस तरीके से हमने लटका रखा था उसमें देखिए बीच में स्पेस भी था, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। तो फूंक मारने पर होगा क्या, आपके विचार में क्या होना चाहिए, और आप देख, पहली बात तो हमारे विचार में क्या होना चाहिए, जो हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग में जो भी ख्याल आएगा, और फिर उसके अलावा कि क्या आप उस जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो हम देखेंगे क्या, जो देखेंगे उन सबका एक्सपीरियंस हमें नोट डाउन करना है। गुब्बारे के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाएंगे और देखिए कि क्या होता है। अलग अलग तरीके से हम इसको जो है इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्रियाकलाप है, सबका आंसर एंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्रियाकलाप है, इसमें हमें क्या करना है, क्या आप फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को उठा सकते हैं। कागज़ की एक पट्टी लेंगे जिसकी माप देखिए यहाँ पे दिया गया है, किस तरीके से फूंक मार करके उसको ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। तो कागज़ की एक पट्टी ऐसी लेंगे जिसकी माप लगभग 20 सेंटीमीटर वो लंबी होनी चाहिए,
3 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए वो पट्टी, और कागज़ की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली जो होती है, ठीक है, उसके बीच इस प्रकार उसको पकड़ेंगे कि पट्टी का अधिकांश भाग, ज़्यादातर जो भाग उसका हो वो नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि जो अभी चित्र हमने देखा था उसमें दिखाया गया था। अब कागज़ की पट्टी के ऊपर से, क्योंकि जब हम फूंक मारेंगे तो उसके ऊपर से निकलेगी, तो उसके ऊपर से हम फूंक जब मारेंगे तो पहेली का क्या विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी। जब हम ऊपर से फूंक मारेंगे तो पहेली की विचार ये आ रहा है कि पट्टी जो है वो ऊपर से उड़ जाएगी, लेकिन बूझो यहाँ पे ये सोच रहा है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। दोनों लोग अपने अपने आइडियाज़ दे रहे हैं। बूझो सोच रहा है पट्टी जो है वो नीचे झुक जाएगी, जब फूंक मारेंगे ऊपर से फूंक मारें नीचे झुक जाएगी, लेकिन पहेली के जहन में ये है कि वो जो है ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। तो इस प्रेक्षण को हमें अगर सिद्ध करना है तो इन तीनों जो क्रियाकलाप में हमने देखा था उनको एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें भी देख लें। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप, अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आपने सोचा था? इन सभी का आंसर देखेंगे। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो गई? पवन का वेग जैसे ही बढ़ा, उसकी जो स्पीड, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, वायु दाब उस जगह का कम हो गया, वायु प्रेशर। तो आइए एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है जो हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था कि बॉटल के अंदर जो हमने कागज़ की छोटी बॉल डाल रखी थी उसको हमने मुख से फूंक मारी थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुख के पास, तो वो बॉटल, मतलब कि पहले का भी ये क्वेश्चन था कि बॉटल के अंदर जो हम गोली डालने की कोशिश कर रहे हैं गेंद को, तो वो बहुत मुश्किल हो रही है उसके अंदर जाने में, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? मुख से जब हमने फूका तो मुख के पास की जो वायु है उसका वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के पास और बॉटल के जो सरफेस वाला जो एरिया होगा वहाँ पे जो वेग वायु होगी उसका वेग क्या होगा, अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। और हमने अभी हेडिंग में पढ़ा कि वायु का वेग जो होता है वो अगर बढ़ रहा है तो उसका वायु का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, इससे वहाँ का जो वायु दाब है वो घट जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब वहाँ का वायु दाब घट जाएगा तो बॉटल के जो भीतर वायु दाब है वो उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाएगा। हुआ क्या कि जब हमने फूका, ठीक है, तो फूकने के बाद वो एरिया जहाँ पे हमने फूक मारी है वहाँ पे वायु का वेग बढ़ गया, वायु का वेग बढ़ा तो वहाँ प्रेशर कम हो गया, और वही जो बॉटल, क्योंकि बॉटल के जस्ट पास रख करके हमने फूका था ना, और बॉटल के अंदर का जो वायु वेग है वो बॉटल के मुंह के पास जो वायु का वेग था, वायु का जो प्रेशर था उससे जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, इस कारण बॉटल के भीतर की जो वायु है वो गेंद को बाहर की तरफ ढकेलेगी। तो इसी वजह से बॉटल को अंदर जो है एकदम डालना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था उसमें क्या था, उसमें हमने गुब्बारे में थोड़ा सा पानी डाल करके उसको फुला करके एक तीली में लटका करके रखा था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था कि उसको जो हम फूंक रहे थे, उसके दोनों जो गुब्बारे जो थे उनके बीच में जब फूंक रहे थे तो हुआ क्या था, यह तभी संभव होगा जब, यहाँ पे देखिए, आपने देखा जब आप गुब्बारों के बीच फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। जब हम जो है गुब्बारे की तरफ फूंक मारते हैं तो एक दूसरे की ओर आने का कोशिश करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, यह तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। बीच के स्थान में भी वायु है, ठीक है, उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस था, उनके बीच में जो वायु है अगर उसका प्रेशर कम हो जाए किसी भी तरीके से तो जो है वो एक दूसरे को, तो पहले तो उसको कम किया जाए, उसके बाद तब गुब्बारे जो है वो एक दूसरे की मतलब कि बीच का अगर प्रेशर क्या होगा, जब हम फूंक मारेंगे गुब्बारों के बीच में, ठीक है, तो वहाँ की जो स्पीड होगी, जो वायु की वेलोसिटी होगी, ठीक है, एयर की जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी विंड की बढ़ेगी तो उसका जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही कम होगा, जो साइड के गुब्बारों के साइड की जो हवा है उसका जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा बीच के अकॉर्डिंग, तो वो प्रेशर लगाएंगी जिसकी वजह से गुब्बारे एक दूसरे की तरफ आने लग जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ वो ढकेलेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में मेनली हमने ये देखा कि जो है प्रेशर कम होने की वजह से जो उसका जो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट है, हमने स्ट्रिप वाला देखा था। आपने देखा कि जब आप कागज़ की पट्टी को ऊपर से फूंक मारते हैं, ऊपर की तरफ से जब फूंक मारते हैं तो यह ऊपर से फूंक मार रहे हैं और ऊपर की ओर ही ये उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। ये तभी संभव हो सकता है जब हमने ऊपर से फूंक मारी, ऊपर की तरफ उठ रही है, ऊपर से हमने फूंक मारी तो वहाँ की जो वायु की जो वेलोसिटी होगी, वायु का वेग होगा वो वहाँ पे बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और पट्टी के नीचे की जो वायु है उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो ऊपर की तरफ इसको ढकेल देगी, ठीक। तो ये चीज़ हो गई है, तीनों एक्सपेरिमेंट था जो हमने समझा। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बात कही गई है वो यहाँ पे ये है,
हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो यही है कि अगर जो है पवन का वेग, विंड वेलोसिटी अगर बढ़ा दी जाए तो जो प्रेशर है, ठीक है, मतलब कि वायु का जो दाब है क्या वो कम हो जाएगा। तो वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देख लिया कि जो है वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो दाब होता है वायु का वो कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत को ऊपर प्रवाहित हों? तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? यदि छत कमजोर होगी, जाहिर सी बात है झोपड़ी वगैरह है तो इनकी छत मजबूत तो होगी नहीं, कमजोर होगी। यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर की ओर उठ जाएगी, क्योंकि पवन की वेलोसिटी जब बढ़ेगी, ठीक है, तो छत के ऊपर की जो है वायु का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो अंदर से उस छत को ऊपर की तरफ ढकेलनी होगी। यहाँ पे स्पीड भी छत की तरफ वायु की तेज़ होगी तो वो उड़ा ले जाएगी, ठीक है। तो पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा है तो उसे अपने मित्रों से शेयर करिए, उस पर चर्चा करिए। अब क्या है, अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है। अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक हमें समझना है वो ये, पवन कैसे बनती है, यह वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। ये पवन बनती कैसे है, ये वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी जो ये विनाशकारी हो जाती है वो कैसे हो जाती है। आप ये जानते हैं कि गतिशील वायु जो है वही पवन कहलाती है। इसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि गतिशील वायु, मूविंग विंड जो होती है वही क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। तो यहाँ पे जो एक बात कही गई है, पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। ये लाइन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पवन से संबंधित। क्या कि पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। यानी कि वेलोसिटी हमने अभी ये बताया था कि जो विंड वेलोसिटी होती है वो विंड का जो प्रेशर होता है इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो विंड जो वायु दाब है उनके बीच में जितना अधिक अंतर होगा, वायु दाब जितना अधिक कम होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में ऐसी कुछ घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं कि प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है प्रकृति में, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों के वायु दाब में अलग अलग मतलब कि भिन्नताएं पाई जा रही हैं। क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? ऐसा ये क्यों है कि क्यों वायु दाब जो है उनमें भिन्नताएं क्यों पाई जा रही हैं? तो क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आपकी सहायता करेंगे। नीचे अब जो क्रियाकलाप दिए गए हैं कि ताप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वायु पर, तो उसका हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग है, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। तो ये होता है, कैसे होता है, इसे क्रियाकलाप के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप है 8.5, उसमें क्या है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्वथन नली लेंगे, एक हम बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसी ट्यूब लेंगे जिसमें अगर हम गर्म पानी वगैरह डालें या फिर उसको गर्म करने की कोशिश करें तो वो टूटे ना, ठीक। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाएंगे और गुब्बारे को ऐसे लगाएंगे टेप वगैरह की मदद से, जो है हम उसका टेप का उपयोग करके हम उसको लगाएंगे। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखें कि गुब्बारा जल के बाहर ही रहे। इसके बाद 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। 2-3 मिनट वेट करने के बाद हम ये देखेंगे। क्वथन नली जो है उसको जल से बाहर निकाल लीजिए, इसे कमरे के ताप तक, फिर इसे रूम टेम्परेचर तक इसे ठंडा करें। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा सा बर्फ का ठंडा जल ले लें और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दें। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जब ठंडे जल में हम रखेंगे तो क्या होगा, एक बार पिक्चर के द्वारा भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसी थी, उसके बाद जब हम इसको फिक्स कर रहे थे टेप के द्वारा, फिर उसके बाद इसको हमने गर्म जल में जब डाला तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आया और फिर ठंडे में जब डाला तो इस तरीके का आया। तो देख सकते हैं आप गुब्बारों की कंडीशन कैसी है, इसे आगे डिस्कस भी करेंगे। गर्म जल में डूबी हुई और यहाँ पे बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली, ठीक है। आगे देखते हैं कि आखिर जब हमने इसको गर्म में रखा और फिर उसके बाद ठंडे में रखा तो हुआ क्या। तो गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को हमें नोट, जो हमने अभी चेंजेस देखे कि गर्म में रखने पर गुब्बारा उठ गया, उसके बाद ठंडे में रखने पर एकदम जो है नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। तो इससे जो भी परिवर्तन हुए उसे हम नोट करेंगे। अपने प्रेक्षणों के आधार पर हम निम्न नीचे जो प्रश्न दिए गए उनका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला है, क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है, ये पहला क्वेश्चन है, इन सबका आंसर मिलेगा। वही गुब्बारा अगर क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है। पहले से भी हम थोड़ी सी जो है यहाँ पे जानकारी दे दें, हालांकि एंड में आकर के जैसे ये क्रियाकलाप एंड होगा इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा।
तो इसमें यही है कि जब पानी गर्म होता है, ठीक है, तो पानी जब गर्म होता है तो पानी उबलने के बाद या मान लीजिए गर्म होगा तो थोड़ा भाप के रूप में निकलेगा, ठीक है। तो ये जो भाप होती है यानी जो गर्म वायु उसमें से निकल रही होगी वो जो है वो फैलती है। गर्म वायु जो होती है, गर्म वाष्प जो होती है वो फैलती है। तो अगर वो फैल रही है तो जाहिर सी बात है गुब्बारा जो उसमें लगा है फैलेगी, तो गर्म वायु ऊपर की तरफ हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, तो वो गुब्बारों में भर जाएगी। तो इस वजह से गुब्बारा जो पहला वाला जिसमें गर्म पानी रखा गया था वो वाला जो है वो उठ गया, ठीक है। वही हमने जब ठंडे में देखा तो ठंडे में हमें ये पता है कि जो वायु के जो कण होते हैं वो जो है हल्के मतलब कि ठंड मौसम में या ठंड में जो वायु के कण होते हैं वो हल्के नहीं होते हैं, वो भारी होते हैं। भारी रहते हैं तो वो नीचे जहाँ पे हैं वहीं पे स्थिर रहेंगे, वो ऊपर की तरफ उड़ेंगे नहीं, इसलिए गुब्बारे का जो शेप था वो हमें ऐसा मिला। तो एंड में भी हम इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और भी हैं। क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है? पहला वाला जो प्रेक्षण था जिसमें हमने गर्म पानी रखा था, अर्थात उसमें प्रसार होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या हुआ? जब हमने इसको ठंडे पानी में रख दिया, बर्फ वाले पानी में रख दिया, तो जो क्वथन नली के अंदर जो वायु भरी हुई थी उसका क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए, संभवतः आपको ये क्रियाकलाप जो था वो बहुत ही रोचक लगेगा और इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्रियाकलाप के बाद जो भी जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं उनका आंसर हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्रियाकलाप क्या है, एक बार फिर से, समान अमाप की कागज की 2 खाली थैलियां लेंगे। इसे अगर हम देख लेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वाकई में जो विंड है उसका प्रसार हो रहा है कि नहीं। तो इसमें हम समान अमाप की कागज की 2 थैलियां लेंगे या फिर कागज की 2 खाली कप भी ले सकते हैं। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के दोनों किनारों से लटका दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कागज की जो थैलियां हैं या फिर कप जो हम लेंगे उनका मुख नीचे की ओर रहे, मतलब कहने का है खुला हुआ जो पोर्शन होगा वो नीचे की तरफ रहे, ठीक है, और बंद पोर्शन जो तीली के द्वारा हमने उसको फिक्स कर रखा है, एक तराजू की जैसा शेप बना रखा है, ऊपर की तरफ रहे। सावधानी क्या है, जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ें ताकि उससे जलने या किसी दुर्घटना का खतरा ना हो। अब यहाँ पे है, छड़ के मध्य एक धागा बांध करके उसे धागे की इस प्रकार पकड़े जैसे कि किसी तराजू में करते हैं। तो इस तरीके से हम उन दोनों ही जो कागज की थैलियां जो हैं उन्हें फिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती हुई मोमबत्ती को रखेंगे। ऊपर एक चित्र दिखाया गया है, इसके अनुसार हम मोमबत्ती को किसी एक थैली के नीचे रख देंगे। थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि थैली जो है उनका संतुलन जो है वो बैलेंस क्यों बिगड़ जा रहा है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाया गया पूरा जो यहाँ पे कि किस तरीके से तराजू की तरह इसको बना रखा है और नीचे एक थैली के नीचे कैंडल को लगा रखा है। देखिए तो अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्या होगा, और ये क्या ये क्रियाकलाप ये दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? क्योंकि हमने ये देखा कि एक थैली जिसके नीचे मोमबत्ती लगी हुई थी वो ऊपर की तरफ उठ गई है और दूसरी वाली नीचे की तरफ गिर गई है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु, मोमबत्ती की लौ काफ़ी नीचे है और उसके ऊपर की जो वायु होगी, ये हमने पहले भी जो है इसका एक्सपेरिमेंट किया था कि मोमबत्ती की लौ के पास की जो ऊपर की तरफ की वायु जो होगी वो गर्म हो जाएगी, गर्म होकर के वो हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठने लगेगी। तो गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है, ऊपर की तरफ उठती है तो थैली के अंदर जो मुँह खुला वाला पार्ट होगा उसमें वो जाकर भर जाएगी और उसे ऊपर की तरफ उसका प्रेशर डालेगी। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? हमें तो यही सुझा रहा है कि गर्म वायु जो है वो ठंडी वायु से हल्की हो रही है। क्या आप अब ये समझ सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? तो धुएं वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसे भी करने के बाद फाइनली हमने अभी तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का जो प्रसार होता है, गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, वायु फैलती है, ठीक है, और वह अधिक स्थान घेरती है। फैलेगी तो वो और अधिक स्थान घेरेगी। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। जब पहले से ज़्यादा स्थान घेरेगी तो वो क्या होगी, हल्की प्रतीत होगी। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा जो है वो क्या होती है, हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। यही कारण है कि धुआं जो है वो ऊपर उठता है। तो यहाँ पे तीनों जो हमने देखा, पहला वाला एक्सपेरिमेंट वो क्वथन जो है नली जो थी उसके ऊपर जो हमने गुब्बारा लगा रखा था उसका जब गर्म पानी में रखा तो उसका शेप कैसा हो गया, तो वो जो थोड़ा सा फूल गया उसका रीज़न ही यही था कि गर्म पानी के बाद गर्म पानी में जो पानी उसके संपर्क में जो हवा होगी वो हल्की हो जाएगी और उसका जो प्रसार होगा यानी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, फैलेगी, तो वो जो है गुब्बारे में जाके भर जाएगी, गुब्बारे के शेप में
में कुछ ना कुछ तो उसकी मात्रा भरेगी, तो जिससे उसका एक शेप आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हमने जो थैली वाला जो तराजू के जैसा सिस्टम बना करके जो हमने किया था, तो उससे भी ये क्लियर हुआ कि गर्म वायु हल्की होती है, ऊपर की तरफ उठती है, उसका प्रसार होता है, और वो जो है जिस भी तराजू वाले जिस भी हिस्से कागज़ वाली जो थैली थी उसके ऊपर पड़ी तो उसको ऊपर की तरफ उठा ली। इसी तरीके से धुएं का भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब है नेक्स्ट, प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ठीक है, प्रकृति में बहुत सी ऐसे स्थान हैं जहां पे जो वायु है, क्षेत्र की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब जो होता है, ऐसी स्थिति में जहाँ पे ये वायु जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, तो वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है। इस लाइन को बहुत ध्यान रखिए, आगे बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी कि जिस कंडीशन में कि स्थान में क्षेत्र की जो वायु है वो गर्म होने के कारण ऊपर जब उठ रही है, तो ऐसी स्थिति में उस स्थान का जो वायु दाब होगा वो कैसा होगा, वो कम हो जाएगा। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की जिस जगह पे ये जो है गर्म वायु ऊपर उठ गई है, तो उस जगह की उसकी जगह खाली हो गई होगी, तो उसके आसपास की जो ठंडी वायु है वो जो है ठंडी वायु प्रवाहित होकर के उसका जो है स्थान, जो खाली स्थान था, उसे वो घेर लेती हैं। इससे वायु की संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं। हमने पिछले चैप्टर में धाराओं के बारे में पढ़ा था, चालन धाराएं, संवहन धाराएं। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था कि जो संवहन धाराएं हैं वो द्रवों में भी बनती हैं। जब द्रवों को गर्म किया जाता है तो गर्म जल का जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, फिर ठंडे वाले उसकी जगह आ जाते हैं। इसी तरीके से हवा जो वायु होती है उसमें भी संवहन धाराएं बनती हैं। तो ये संवहन धाराओं का था। ठीक है, तो इसको हमने जो है अध्याय 4 में इसके बारे में पढ़ा था। जो लाइन हमने यहाँ पे बताई थी कि ऐसी स्थिति में जब गर्म वायु ऊपर उठ जाती है तो वायु दाब कम हो जाता है। इसकी हेल्प आगे आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे पवन धाराओं की, विंड करंट जो है उनकी बात की गई है कि जब अर्थ के असमान रूप से अर्थ गर्म हो रही है तो उसके कारण ये उत्पन्न होती हैं पवन धाराएं। तो देखिए इस हेडिंग में क्या है, यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ कुछ स्थितियाँ दिखाई गई हैं कि पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसमें पवन धाराएं कैसे उत्पन्न हो रही हैं, तो इनका यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा भूमध्य रेखीय, इक्वेटोरियल जो पॉइंट होगा, और ध्रुवीय जो पोलर पॉइंट होंगे, पोलर क्षेत्रों का, पोलर एरियाज का असमान रूप से गर्म होना। तो यहाँ पे दोनों का, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय, दोनों क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। तो देखिए आपने संभवतः भूगोल में ये पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु जो है वो गर्म हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी भूमध्य रेखीय पार्ट होते हैं अर्थ के, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन को टच करते हुए जितने भी पार्ट होते हैं, उस जगह पे सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो ऊष्मा, सूर्य की अधिकतम ऊष्मा वहाँ पहुँचेगी, और इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट वाली, जो पृथ्वी की सतह के निकट की जो वायु होगी वो कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो वो अगर गर्म होगी तो उसका जो प्रेशर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, उस जगह का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दाब कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, गर्म वायु ऊपर उठती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि गर्म वायु ऊपर उठती है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और ठंडी वायु जो होती है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। मतलब ये लाइन जो है ये समझने वाली है कि यहाँ पे क्या कहा है कि जो सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ रही हैं तो उस जगह की जो स्थल होगा, वो जो वहाँ की ज़मीन होगी वो गर्म हो जाएगी, और उसके संपर्क में जो वायु होगी वो भी गर्म होकर के ऊपर उठेगी। तो गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगी, और जो ठंडी वायु है, जो आसपास की जो ठंडी वायु है, वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 0 बीच वाली लाइन हो जाएगी, 0 से 30 डिग्री अक्षांश की ओर। ठीक है, 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसकी पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। अभी देखेंगे पिक्चर में कैसे ये दिखाया गया है। इस प्रकार उत्पन्न जो पवन धाराएं, देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया अर्थ की, ये वाली जो लाइन है ये कैसी है, इक्वेटोरियल लाइन है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहीं पे ही सन की जो है वो सीधी रेखा पड़ती है, तो यहाँ का जब जो एरिया होगा वो गर्म होगा, गर्म वायु ऊपर उठेगी, तो बाहर की जो पोल्स, ध्रुव साइड की जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ आएंगी, यहाँ की जो गर्म वायु ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे जो जगह खाली होगी उसको कवर करने के लिए भूमध्य रेखा की दोनों तरफ यहाँ पे आएंगी। ठीक है, ठंडी हवाएं।
तो हम ये देख सकते हैं कि ठंडी हवाएं जो आ रही हैं वो 0 डिग्री से दोनों तरफ, यहाँ पे 30 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 30, इस जगह पे भी 30 डिग्री होता है, तो दोनों तरफ ये जो है कवर करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा इन्होंने कि इस प्रकार जो उत्पन्न पवन धाराएं हैं, ये वो पृथ्वी का जो है ये पिक्चर थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो उत्पन्न पवन धाराएं थीं वो उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। तो हमने ये देखा कि उत्तर और दक्षिण से, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ, इक्वेटोरियल लाइन जो बीच की थी उसकी तरफ बह रही थी। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। तो चूंकि हमने ये देखा कि जो ध्रुव है, पोल्स जो थे, वो अर्थ का जो स्ट्रक्चर देखा था, उसका ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा जो होगा एकदम एंड पॉइंट, वो पोल कहलाते हैं। ठीक है, ध्रुव, ध्रुवों पर वायु पृथ्वी से लगभग 60 डिग्री अक्षांश, जो हमने 30 डिग्री हाईलाइट किया था, उससे ऊपर वाला जो एक और लाइन है उसे 60 डिग्री कहते हैं। 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों को वायु से अधिक, वहाँ पे जो वायु होगी उससे अधिक ठंडी होगी, कहाँ की, ध्रुव की जो वायु होगी। ठीक है, इसके अलावा इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों की जो ठंडी वायु, यही जो भूमध्य रेखीय जो एरिया है वहाँ की गर्म वायु जब ऊपर उठती है तो ध्रुवों की जो ठंडी वायु होती है वो उस ओर प्रवाहित होती है जिस तरफ जो है गर्म वायु ऊपर की ओर उठी है। इस प्रकार वायु का जो प्रवाह है वो ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर रहता है। जो अधिक गर्म क्षेत्र जहां जहां भी होंगे उसकी तरफ ध्रुवों से ठंडी हवाएं आएंगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी चित्र में नीचे भी देखा था, तो इसी प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश, जो लैटिट्यूड 30 डिग्री और 60 डिग्री का दिया गया था, उसके क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण ही पवन का जो प्रवाह होगा वो 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। यानी कि इक्वेटोरियल लाइन ये थी, ये वाला जो एरिया था, ठीक है, ये वाला एरिया ये 30 था, तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि जो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जो पवन का जो प्रवाह होगा, यानी हवा जो उड़ रही, जो पवन जो बह रही होगी वो 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की तरफ होगी। यानी गर्म हवाएं जो है वो किधर जा रही होंगी, वो पोल्स की तरफ जा रही होंगी। तो ये 30 डिग्री ये हो जाएगी और ये ऊपर वाला जो है 60 डिग्री होगा, तो इधर से इधर की तरफ इसकी जो है पवन का जो प्रवाह होगा वो 30 से 60 डिग्री की तरफ होगा। यहाँ पे पहली एक चीज़ के लिए कंफ्यूज है कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवन की जो दिशा है वो ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं दिखाई गई। मतलब कि यहाँ पे जो डायरेक्शन दी गई है उत्तर और दक्षिण की, नॉर्थ और साउथ की, वो एग्जैक्ट क्यों नहीं दिखाई गई है, करेक्ट वही क्यों नहीं है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे है, पवन की प्रवाह की जो दिशा होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, किधर से, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। मतलब दो तरीके, पवन का जो प्रवाह होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है और दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस वजह से हो रहा होता है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ये जो कंडीशन है कि उत्तर से दक्षिण फिर दक्षिण से उत्तर, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने पिछले जो है पीछे भी हम लोग ने इसको डिस्कस किया था, जो समुद्री समीर और जो है थल समीर का, इसे भी देखते हैं। तो थल और जल का असमान रूप से गर्म होना क्या है, अध्याय 4 में हमने समुद्री समीर और थल समीर के विषय में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए क्या है, ग्रीष्म काल जब गर्मियों का दिन आता है तो थलीय समीर, यानी कि जो ज़मीन की जो ब्रीज होती है, थलीय समीर लैंड ब्रीज जो होती है वो अधिक तेज़ी से गर्म होती है। क्योंकि हमें पता है गर्मियों में जो स्थल होता है वो एकदम गर्म हो जाता है और उसके संपर्क की जो वायु होती है यानी स्थलीय जो वायु होगी, ठीक है, तो लैंड ब्रीज जो होगी वो गर्म हो जाएगी। और अधिकांश समय थल का जो ताप होता है वो समुद्री जल की अपेक्षा अधिक, और ज़्यादातर टाइम जो होगा गर्मियों में हमें पता है कि जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इसलिए जो थल जो होगा यानी कि जो ज़मीन का जो टेम्परेचर होगा वो समुद्र की अपेक्षा अधिक रहता है। तो थल की ऊपर की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, इससे जो पवन है वो समुद्र से थल की ओर बहती है। यही हमने ये देखा था लैंड ब्रीज में कि जब लैंड की जो वायु जो थी वो जब गर्म होकर के ऊपर उठती है तो वहाँ से वो उठ करके किधर जाती है, समुद्र की तरफ जाती है। समुद्र की जो ठंडी वायु होती है वो जिस जगह से वो वायु हटी है थल से, वहाँ पे आ जाती है, उसकी जगह ले लेती है ठंडी हवाएं। ठीक है, तो इसी को ही हमने ये देखा था कि ये लैंड ब्रीज यानी थल की ओर, ये जो थल जो समीर है उसके बारे में था। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ये जो पवन जो समुद्र से थल की ओर बही है, ठीक है, इसी ही से ही यही मानसूनी पवन होती है।
मानसूनी पवन क्या होती है? जो कि समुद्र से थल की ओर बहती है। कहने का मतलब ये है कि जब थल की जो गर्म हवाएं थी वो उठी और समुद्र की तरफ गई, समुद्र से जो ठंडी हवाएं थल की तरफ आती हैं, यही क्या कहलाती हैं? मानसूनी पवन कहलाती हैं, जो हमें ग्रीष्म ऋतु में राहत देती हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। तो देखिए, ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा लैंड ब्रीज का, उसका जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो है बह रही हैं, ठीक है, थल से जो है समुद्र की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापमान से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो थल समीर जो निकल रही है उसके लिए हम राजस्थान वाला एरिया ले सकते हैं कि राजस्थान के जो मरुस्थल हैं उनके असमान तापमान, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उससे ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा से, दक्षिण पश्चिमी यहाँ पे कंडीशन कैसी आ रही है? दक्षिण पश्चिमी दिशा वाली आ रही है, उससे मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी ये जो मानसूनी पवन जो उठता है ना, जो दक्षिण पश्चिमी दिशा से उठ रहा होगा, ये हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प अपने साथ लेकर के आता है, जो कि वर्षा का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, ये था ग्रीष्म काल का हमने पढ़ा। अब है शीतकाल, यानी सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा बिल्कुल विपरीत होती है, अर्थात ये थल से समुद्र की ओर होती है। यहाँ पे जो है बूझो का एक क्वेश्चन है कि मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं, कि क्या ये हमारे लिए फ़ायदा पहुँचाती हैं या फिर किस तरीके से पहुँचाती हैं। ठीक है, समुद्रों से आने वाली जो पवन है वो अपने साथ, क्योंकि हम मानसून पवन के बारे में ही, वही हमको जो भी फ़ायदा पहुंचाएंगी, जो भी हमको बेनिफिट्स मिलेगा मानसूनी पवन से, उन्हीं के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो वो समुद्र से आने वाली पवन थी, अपने साथ जलवाष्प लेकर के आती हैं, ठीक है, जिससे क्या क्या होती है? वर्षा होती है। ये जो प्रक्रम होता है वो जल चक्र का एक चरण है, जिसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जल चक्र का। तो यहाँ पे है कि गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे कि वर्षा होती है। ये जो मानसून हवाएं जो समुद्र से उठ करके आई, ठीक है, ये अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? जलवाष्प लेकर के आती हैं, जिससे कि वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। जो यहाँ पे अभी बूझो ने क्वेश्चन कहा था कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या हमको बेनिफिट्स हैं, तो बादल जो है ग्रीष्म ऋतु में इतना ज़्यादा गर्मी से सब परेशान हो जाते हैं कि जो वर्षा होती है वो हमें आनंद का अनुभव कराती है। हमारे देश में जो किसान होते हैं वो अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत भी प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो आप अपने मित्रों के साथ गा करके इसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी एक कविता दी गई है, तो उसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे उमड़ उमड़ कर बादल आए, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल, सागर में ही मिल जाते बादल। तो ये सारी जो है मानसून जो आ रहे थे वो अपने साथ बादल, उनके साथ जो बादल आ रहे थे उनका ये बेनिफिट था कि हमको क्या बेनिफिट दे रहे हैं, और जहाँ से उठे हैं वहीं वापस से ही जा कर के मिल जा रहे हैं। तो तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती। यहाँ पे एक चीज़ और बताने की कोशिश की गई है कि जो वर्षा हो रही है वो हमेशा सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी ये वर्षा जो होती है वो अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है। तो क्या आपको ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचाए? तो इसकी डिस्कशन हम अपने शिक्षक से या फिर माता पिता से इनके इससे संबंधित जो समस्याएँ हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, उनका निवारण जान सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनसे आपदाएं आती हैं। इनसे क्या होता है? मनुष्य, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित झंझा, जिसे थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, और चक्रवात साइक्लोन, इन दोनों का ही हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि ये आपदा जो है वो हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। तो पहला ये हो जाएगा थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र, हॉट, ह्यूमिड और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ये जो है थंडरस्टॉर्म होते हैं, ये अक्सर यहाँ पे विकसित होते रहते हैं। ये इसका रीज़न क्या है? ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई जो पवन है वो प्रबल हो जाती है। जो जब ताप में वृद्धि होती है तो ऊपर की ओर जो वायु जो होती है वो हल्की होकर के बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ बढ़ती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदें, पवन में हमें पता है वायु का ही एक अंश होता है जलवाष्प, ठीक है, तो जल की बूंदें जो होती हैं वो अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती हैं। तो वो पवन में ऑलरेडी मौजूद रहती हैं, तो उन्हें भी वो अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाती हैं। जहाँ ताप कम होने के कारण वो क्या हो जाती हैं? जम जाती हैं, और पुनः वो नीचे की ओर, वहाँ जम करके वो नीचे की ओर बूंदों के रूप में, बर्फ के रूप में, ओले के रूप में, कैसे भी यहाँ पे जैसी कंडीशन होगी उस तरीके से वो गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से, जितनी वेग से ये ऊपर उठी होंगी उससे ज़्यादा तीव्र वेग से नीचे की तरफ गिरेंगी,
और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे दी गई, एक तो गिरती हुई जल की बूंदें और दूसरा तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई जो वायु की परस्पर, वायु जो तीव्र वेग से ऊपर की तरफ उठ रही है उनकी परस्पर क्रिया से ही बिजली तड़ित कौंधती है, मतलब बिजली जो कड़कती है वो इसी कंडीशन। तो ये लाइन याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो गिरती हुई जल की बूंदें जो कि अभी ठंडी होकर के नीचे गिर रही हैं और नीचे की तरफ से जो वेग, जो गर्म हो हवाएं जो ऊपर की तरफ उठ रही हैं, वो दोनों ही की जो क्रिया होती है परस्पर, जब जहाँ मिल करके क्रिया करती हैं तभी जो है बिजली कड़कती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। बिजली कड़कती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी घटना को ही हम तड़ित झंझावत या थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। अब जैसे है कि आप तड़ित झंझावत के बारे में उच्च कक्षाओं में और भी ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया जब हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें और अच्छे से क्लियर करके इसको थंडरस्टॉर्म के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी सावधानियां उसे भी देख लेते हैं। यदि जो थंडरस्टॉर्म यानी बिजली कड़क रही है, ठीक है, झंझा के साथ तड़ित बिजली भी गिरे, अगर बिजली गिर भी रही, बिजली कड़क रही है उसके साथ अगर वो गिर भी रही है तो उसे तड़ित झंझावट कहते हैं। ठीक है, तड़ित झंझावट क्यों कह रहे हैं उसे, कि झंझा के साथ बिजली के साथ जो तड़ित है यानी बिजली जो है वो गिर भी रही है, आवाज़ के साथ अगर वो गिर भी रही है तो उसे तड़ित झंझावट कहते हैं। इसमें हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना लें जो अलग थलग हो, मतलब कि छोटा छोटा हो और उसमें काफ़ी डिस्टेंस हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर आप वन में हैं, जंगल में हैं तो किसी छोटे वृक्ष जो है उसके नीचे आश्रय लें, खुली ज़मीन पर ना लेटें। ठीक है, ताकि अगर छोटा वृक्ष बड़ा वृक्ष गिरेगा तो हम तो वैसे भी जो है चले जाएंगे, और छोटा वृक्ष जो होगा उससे अगर गिर भी जाता है तभी भी हमको उतनी चोट नहीं आएगी। धातु की डंडी वाली छाते से, जो छाता अगर हम लगा रहे हैं तो धातु की डंडी वाली छाते का उपयोग ना करें। खिड़की के निकट ना बैठें। खुले गैरेज, भंडार, शेड, धात्विक चादरों की जो छत है वो वाले शेड आदि में आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान ये सब नहीं होते, इसके नीचे आश्रय ना लें। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है, क्योंकि इनमें जो है धात्विक चीज़ें जो है वो अगर होती भी हैं तो बहुत रेयर केस में होती हैं। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं, अगर आप जल में हैं, क्योंकि बिजली जो होती है वो जल में बहुत तेज़ी से उतरती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। अब ये जो थंडरस्टॉर्म है ये चक्रवात साइक्लोन का रूप कैसे ले लेता है इसे जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जल को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है, यानी कि जब जल वाष्प में कन्वर्ट हो रहा था तो हमें ऊष्मा की हीट की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो वाष्प है वो वापस से अगर संघनित हो जाए तो क्या ये ऊष्मा जो उसमें लगी थी वो वापस से हमें मिलेगी, ये क्वेश्चन है। इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं? तो नीचे एक बार देखते हैं कि इसको अच्छे से समझें क्या कह रहे हैं ये। बादल की बनने से पहले, जब बादल की बनने की कंडीशन आती है उससे पहले जल जो है वो वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल जो है जो भाप बन करके उड़ रहा है वो ऊष्मा कहाँ से ले रहा है, वायुमंडल से ले रहा है। वायुमंडल से लेकर के वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः, फिर ये जल वाष्प ऊपर जाती है और वो ठंडी होकर के वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त, फिर जब वो परिवर्तित हो रही है तो वो वायुमंडल में जो ऊष्मा उसको भाप बनाने में यूज हुई थी वो वायुमंडल में वापस से फ्री हो जाती है। ठीक, निर्मुक्त होने वाली जो ऊष्मा से आसपास की ये जो ऊष्मा निकली जब बूंदों में कन्वर्ट हुआ तो ये आसपास की जो वायु है इसको ये गर्म कर देती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती जाती है। आसपास की वायु जो गर्म हुई वो ऊपर की ओर उठती जाती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। तो प्रेशर हमने ये बताया था कि जो वायु है इसमें, जैसे हम लोग ने पीछे ये पढ़ा था कि जो पवन वेग है वो बढ़ेगा तो पवन का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। उसी तरीके से जब वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है तभी भी उस स्थान का जो पवन का जो है प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। तो वायु दाब कम हो जाएगा, फलस्वरूप क्या होगा, तभी तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। अब ये जो तड़ित झंझा है, यानी कि अभी हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि तड़ित झंझा हो क्या रहा है, ये थंडरस्टॉर्म कैसे बन रहा था। ठीक है, उन दोनों के जो नीचे गर्म हवा जा रही है या ऊपर से जो बूंदें हो रही हैं उनकी परस्पर क्रिया से बन रहा है। तो उसका जो सेंटर होगा उसकी केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु या उच्च वेग वाली जो वायु ऊपर की तरफ उठ रही है वो गति करने लगेगी। इस चक्र की पुनरावृत्ति होगी, ये चक्र लगातार होता रहेगा, अनेक बार ये होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत जो है वो बहुत ही निम्न प्रेशर के एक ऐसे तंत्र से, अब क्या होगा, ये जो घटनाएं हो रही हैं वो सेंटर में आकर के जो है ये एक बहुत ही कम जो निम्न दाब का जो प्रेशर होगा उसकी जैसा ये तंत्र बना लेगा।
तो ये जो तंत्र है जिसका इसने निर्माण कराया है, जो कि निम्न दाब वाला तंत्र है, जिसकी चारों ओर उच्च वेग की, यानी कि सेंटर में जो प्रेशर है वो एकदम निम्न है और इसकी चारों ओर उच्च वेग की वायु अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। ठीक है, इसी को ही हम मौसम की ये जो स्थिति है उसी को ही हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। ठीक है, यही जो कंडीशन थी कि जो है इसका जो सेंटर होगा, सेंटर में जो प्रेशर होगा वो कम होगा और उसकी चारों ओर की जो वायु है वो उच्च वेग से होगी और वो जो है जो पूरा एक रोलिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी, इसी को ही हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने के लिए कुछ कारक हैं। ये देखिए चक्रवात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायु का जो वेग है और वायु की जो दिशा है, ठीक है, ये दोनों ही चक्रवात के तापमान, टेम्परेचर, उसकी जो ह्यूमिडिटी है उसमें वृद्धि करने के कुछ कारक हैं। ठीक है, अब हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं चक्रवात की संरचना दिखाई गई है कि कैसे बन रहा है, इसके बारे में एक बार डिस्कस करें, उसके बाद फिर इसकी संरचना देखते हैं। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। अभी हमने बताया कि निम्न एकदम प्रेशर एकदम जो है उसके सेंटर पे एकदम निम्न होता है, निम्न दाब होता है, तो एक शांत क्षेत्र होता है, इसे ही हम झंझा का नेत्र भी कहते हैं। जो थंडरस्टॉर्म का जो नेत्र होता है ना, सेंटर वाला एरिया, वही जो है ये कहलाता है कि किसी भी चक्रवात का जो सेंटर वाला एरिया होता है। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का एक तेजी से घूर्णन करता हुआ घूमता हुआ एक पिंड होता है जो पृथ्वी के तल से सरफेस से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। यानी कि ये जो चक्रवात अगर बन रहा होगा, एक बड़ा चक्रवात, वो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। चक्रवात के नेत्र का जो व्यास होगा, तो ये जो चक्रवात का जो नेत्र बना है इसका व्यास कितना होगा, इसका जो एरिया होगा वह 10 से 30 किलोमीटर तक के होगा। चक्रवात के नेत्र का जो एरिया होगा, यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था कि जो थंडरस्टॉर्म का जो सेंटर होता है वही चक्रवात का भी सेंटर होता है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म ही से ही इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये बादलों से ये जो सेंटर होता है वही क्या होगा, वहां पे जो प्रेशर होगा, वेग जो होगा पवन का, वो एकदम न्यून होगा और ये जो बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, यहाँ पे बादल नहीं पाए जाते हैं। इस शांत और स्पष्ट नेत्र आंखों जैसा जो स्ट्रक्चर है उसके इर्द गिर्द, उसके चारों ओर लगभग 150 किलोमीटर के अमाप का बादल का क्षेत्र होता है। कुल मिलाकर के जो चक्रवात हो रहा होता है इसके सेंटर पर एकदम प्रेशर कुछ नहीं होता है, एकदम सेंटर एकदम शांत माहौल रहता है। उसके चारों ओर सारी घटनाएं घटित हो रही होती है, वो भी कितनी डिस्टेंस पे, 150 किलोमीटर के अमाप पे। तो सोचिए कितना बड़ा ये चक्रवात होता होगा। ठीक है, इस क्षेत्र में उच्च वेग की जो पवन है वो 150 से 250 किलोमीटर पर आवर और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। ये जो 150 किलोमीटर के दूर का जो एरिया है जहाँ पे सारे बादल और जितने भी पवन वेग वगैरह हैं उच्च प्रेशर वाले, वो सब यहाँ पे मौजूद होंगे और वहाँ पे एक सघन वर्षा करने वाले जो बादल हैं वो भी होंगे। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम हो जाता है। इस क्षेत्र से जो परे जो पवन का जो वेग होगा, इससे अगर हट करके देखा जाए तो वो क्रमशः कम हो जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। जब ये चक्रवात बनते हैं, यानी कि साइक्लोन की बनने की जो कंडीशन होती है, इनकी उत्पत्ति बहुत ही ज़्यादा जो है जटिल होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, उसे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से चक्रवात को इसमें दिखाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, चक्रवात का निर्माण कैसे हो रहा है। ये वाला इसका जो पोर्शन है ये इसकी नेत्र वाला एरिया है, ठीक है, जिसका एरिया दिखाया था। धारा का प्रवाह यहाँ दिखाया गया है, किस तरीके से ऊपर की तरफ ये राउंड होकर के जा रहा है और नीचे का जो एरिया है वो कैसा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इसका चक्रवात की संरचना है। और ये जो यहाँ पे पिक्चर है, ये वाली, ये जो है ये सैटेलाइट के द्वारा जो पिक्चर दी गई होगी कि चक्रवात कैसा दिखेगा वो है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट की जो चक्रवात के द्वारा जो हानियाँ हो रही हैं कि कितना नुकसान हो रहा है उसे देखते हैं। तो देखिए जो हमारी हेडिंग है, चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन, क्योंकि हमने देखा ही था कि कितना एरिया वो कवर कर रहा था, तो तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर ढकेलती है। ये तेज पवन जो होती है, बहुत तेज जो है विंड जो होती है, वो समुद्र का जो जल होता है उसको तट की तरफ ढकेलती है। जो बाहर की तरफ वाला जो एरिया था, तो यहाँ पे देखिए कि जो ये तेज पवन जो होती हैं वो समुद्र के जल को तटों की तरफ धकेलती हैं, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। ये चक्रवात के आगमन के पूर्व के संकेत होते हैं कि जो पानी का जो बहाव है वो चक्रवात के आने के पहले का संकेत होता है। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है।
और यहाँ पे दिया गया है कि जो चक्रवात के नेत्र होते हैं उनमें निम्न दाब के कारण उनके केंद्र में जल की जो सतह होती है वो उच्च स्तर तक उठ सकती है। यानी कि उनके केंद्र में जो जल की सतह है वो, क्योंकि वहाँ पे निम्न प्रेशर होता है, निम्न प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा होगा तो उससे क्या होगा, सेंटर की वजह से काफ़ी जो है जो धाराएं होंगी, जल की जो धाराएं होंगी और ऊंची उठेंगी। ठीक है, तो इसलिए उठता हुआ जो जल होता है वो 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक के वो उठ सकता है। ऐसा लगता है मानो जल की एक दीवार जो तट की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो समुद्र का पानी है वो कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। कम ऊंचाई पर स्थित जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे समुद्र का पानी प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है, क्योंकि एक बाढ़ का रूप ले लेगा। और ये पानी मृदा की उर्वरकता को भी कम कर देता है, क्योंकि ये अपने साथ साथ मृदा की काफ़ी मोटी परत जो है वो अपने साथ ये बहा ले जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये तो जो है जो पानी जो समुद्र का आ रहा था वो तो आ ही रहा था, उससे बाढ़ तो हो ही रही थी, लेकिन उसके अलावा वर्षा जो हो रही होगी वो और भी भयावह कंडीशन कर देगी। ये बाढ़ की जो कंडीशन है इसको और भी भयावह देगी। यहाँ पे देखिए एक चित्र में दिखाया गया है कि कैसे विशाल लहरें ऊपर की तरफ उठ रही हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है उसे देख लेते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके द्वारा कि जो चक्रवात विश्व में जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि चक्रवात को विश्व में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका महाद्वीप में इसे हरिकेन बोला जाता है, फिलीपींस और जापान में टाइफून कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका पूरा चक्रवात दिया गया है कि कहाँ कहाँ हरिकेन आया है और किस किस जगह जो है ये वो टाइफून है वो आया है। और हमने पीछे जब अर्थ का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे जो समीर बह रही थी, गर्म हवा और वायु जो ध्रुव से जो है उष्णकटिबंधीय एरिया जो है वहाँ पे या इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा तक के जो बह रही थी, उसमें हमने ये बताया था 0 डिग्री और 30 डिग्री वाला एरिया बताया था। तो ये पूरे ग्लोब का ही, वर्ल्ड का ही मैप है। ठीक है, 0 डिग्री वाली जो लाइन हो जाएगी इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी, इसके ऊपर ये वाला पूरा जो हो जाएगा भूमध्य रेखीय ये एरिया हो जाएगा, ये 60, और यहाँ पे जो एंड में होगा वो यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने का एक जो है वो बताया गया है। आगे देखते हैं, कंडीशन दी गई है कि ये जो टोर्नाडो होता है वो कितना खतरनाक हो सकता है। उसका एक्सपीरियंस जिन्होंने लिया है उनकी बात भी एक सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। किसी टोर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना, यानी ये जो साइक्लोन थे, टोर्नेडो थे, ये चक्रवात को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो किसी टोर्नेडो का जो व्यास है वो 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर, मतलब 1 मीटर से कम और या 1 मीटर के बराबर कह सकते हैं, और 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टोर्नेडो जो होता है उसकी कीप जैसी संरचना होती है। आधार के आसपास की जो धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को वो अपने अंदर खींचता जाता है। जितने भी कचरे वगैरह छोटी छोटी वस्तुएं जो होती हैं इन्हें अपनी तरफ खींचता जाता है। निम्न दाब के कारण ये ऐसा क्यों होता है, अपनी तरफ जो खींच रहा होता है वो निम्न दाब के कारण होता है। और फिर उन्हें, क्योंकि सेंटर पे हमें पता है कि इसकी सेंटर पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कम होता है, फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर ढकेल कर फेंक देती है। मतलब जैसे ही सेंटर तक आता है फिर सेंटर से प्रेशर उसका जो है वो उल्टा पड़ता है और वो बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। टोर्नाडो की घातक प्रहार जो है उससे जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों ने अपना जो जानकारी उनके पास हुई उसको बताने की कोशिश की। उन्होंने डिस्कवरी चैनल के यंग डिस्कवरी सीरीज से है ये, मैंने बादल को अपनी ओर आते हुए देखा, घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैंने, 1 मिनट इसे थोड़ा छोटा कर लें, देखिए, जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर को देखने को मिले, जिन्हें देख करके ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर जब उन्होंने देखे, उनको जब मिले, तो उसको देख करके उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो, ऐसी कंडीशन थी। टोर्नाडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि की गहराई अथवा, मतलब इसके बचाव से हम बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो हमारा घर है उसमें गहराई अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग, जो हम लोग जो है मतलब ये नीचे, घर के नीचे की तरफ जो कमरे वगैरह जो भी बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, उसके नीचे,
तो ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती हैं, तो इनके द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो टोर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज़ या बेंच के नीचे आश्रय लेना बेहतर होगा। इन स्थानों पर कचरा वगैरह, क्योंकि अक्सर करके वो कचरे को ही जो है आसानी से अपनी तरफ घसीटते हैं, तो कचरा आसानी से नहीं पहुंचता। ये जो मतलब कि मेज़ वगैरह जो होते हैं यहाँ पे कचरा आसानी से नहीं पहुंच पाता है। बचाव के लिए आपको घुटने के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। ठीक है, ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया था कि कैसे जो है अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से हमें बैठना चाहिए। आगे है, चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणाली, क्योंकि ये अपने साथ पवन वेग जो लेकर के आते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर की होती है। ठीक है, हाई वेलोसिटी की होती है, हाई वेलोसिटी की जो है पवन को लेकर के आते हैं जो घरों, दूरभाष, अन्य जितने भी संचार प्रणालियाँ, तार वगैरह जो होते हैं, वृक्षों आदि को बहुत जो है क्षति पहुँचाती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या होते हैं? हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि अधिकांश टोर्नेडो कमज़ोर या निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो ऐसा होता है जो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर सकता है। टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। ये जो टोर्नेडो हैं, ये जो चक्रवात जो थे उनके भीतर भी ये बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी जो तट है वहाँ पे चक्रवात के लिए संवेदनशील है। पूर्वी तट जो है वो चक्रवात के लिए संवेदनशील है, जबकि जो पश्चिमी तट होता है वो चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। पूर्वी तट जो होते हैं वो अधिक संवेदनशील है, और जबकि जो पश्चिमी तट होते हैं वो इन चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति के लिए कम संवेदनशील है। हमने ये पढ़ा था कि सभी जितने भी झंझा, थंडरस्टॉर्म और तूफान जो होते हैं वो निम्न दाब के तंत्र होते हैं, क्योंकि इसके सेंटर पर जो प्रेशर होता है वो निम्न होता है। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की जो माप करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं वेग की माप करने के लिए उपकरण जो होता है वो वायुमापी कहलाता है। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ये पवन के वेग को मापने वाले जो यंत्र हैं वायुमापी वो दिखाए गए हैं। अक्सर करके ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऐसे एरिया जहाँ पे चक्रवात, ये पवन वगैरह सब बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, चक्रवात ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे उस जगहों पे घरों के बाहर इस तरीके के ये सब लगे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रभावी सुरक्षा उपाय, कि जैसे कि अगर ये चक्रवात आते हैं तो हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी और सामाजिक स्तर पर व्यवस्था कौन कौन सी है? तो पहला है चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा है, कि चक्रवात के दुष्प्रभावों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इससे पूर्व अनुमान और चेतावनी दोनों ही मिल जाती है, तो इससे हम कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं। और इसके अलावा सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों, आम जनता को शीघ्र अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था होती है। ठीक है, इसके अलावा चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे चक्रवात बहुत ज़्यादा बनते हैं तो वहाँ पे चक्रवात से अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे आश्रय बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, और लोगों को तेज़ी से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है ताकि उनकी जानों की रक्षा की जा सके। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य जो है वो कौन कौन से होने चाहिए? हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी हमको चेतावनी मिल रही है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक जनता की जो है जिम्मेदारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए पहले से ही। अगर हम ऐसी जगहों पे हैं, जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। बाढ़ के द्वारा जो पानी अंदर आता है उससे काफ़ी समय तक के वो रहता है ना। और साथ ही साथ सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्र जो हैं उनके लिए टेलीफोन नंबर की सूची हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, कि अगर कोई दुर्घटना में कोई अगर जख्मी हो गया तो उसका उपचार हो सके। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानियां भी हैं जिन्हें आप करने की कोशिश करें, जैसे कि ऐसे जल का पानी के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें, पीने के पानी का पहले से ही इकट्ठा किए रहें। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए जो बिजली के तार हैं उनको ना छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण करने
करने के लिए बाहर ना निकलें। और बचाव दल जो है उस पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। जो बचाने के लिए आ रहे हैं उनके ऊपर अनावश्यक जो हमारी जो मांगे, जो ज़रूरी चीज़ें, वो उनसे हेल्प ले लें। बाकी किसी भी फालतू चीज़ों के लिए उन पर दबाव, प्रेशर न डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें जितना हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्नत प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए कैसे जो है सिद्ध होगी, इसका देख लेते हैं। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने के लिए अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम का समय मिलता था पहले के समय में। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं और उपग्रहों और जो रेडार है उसकी उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही इसी को ही जो है चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। मतलब कहने का है कि ये जो जानकारी हमको मिल रही है, ये हमको पहले से ही 48 घंटे पहले से ही हमको सतर्कता दी जाती है कि चक्रवात आने वाला है, सूचना दे दी जाती है। और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा हर आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में भी संदेश प्रसारित किए जाते हैं कि किस दिशा की तरफ वो आता जा रहा है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ही कंप्लीट होता है। आगे जो थोड़ा सा अभ्यास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो भी प्रश्न हैं उन्हें इस पूरे चैप्टर में लगभग सबको एक्सप्लेन किया गया है, तो एक बार उसको अभ्यास को करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो यहाँ अभ्यास में क्वेश्चन 1 देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि पवन डैश वायु है। पवन कैसी वायु है? पवन एक गतिशील वायु है। दूसरा है पवन पृथ्वी के डैश तापन के कारण उत्पन्न होती है। असमान रूप से जो तापन होता है उसके कारण ये पवन उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह के निकट डैश वायु ऊपर उठती है जबकि वायु नीचे आती है। तो पृथ्वी की सतह के निकट जो वायु ऊपर उठती है वो हमारी गर्म वायु हो जाएगी, जबकि जो है वायु जो जगह खाली हो जाती है जहाँ से वो गर्म वायु उठी है वहाँ पर ठंडी वायु आ जाती है नीचे की तरफ। वायु जो है वो अधिक दाब वाले जो क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। तो ये लाइन जो थी वो हमने बताया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? चेन्नई, बेंगलुरु होना चाहिए, अमृतसर और पुरी। तो यहाँ पे अमृतसर जो है यहाँ पे चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा है 9th क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है? शीत काल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, ग्रीष्म में पवन थल से सागर की ओर बहती है। चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और इसके इर्द गिर्द की अति उच्च वेग जो है उसकी पवन के घूमने से होता है, या फिर भारत की तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन ए जो का वाला है कि शीतकाल में पवन जो है वो थल से सागर की ओर बहती है, ये सही है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज यहीं पे ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।